हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैक कॉलेज जम्स में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए एसएसटी की क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, जिसमें हमने जो ये प्रॉपर एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप वाटरमार्क देख सकते हैं, ये जो वाटरमार्क किसका है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक्स है और सीटेट भी यही कहता है कि हम सब कुछ एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, तो आप वही अपना पढ़ करके आइएगा। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज ये देखिए, ये पहले हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कवर करेंगे, फिर 7 की, फिर 8 की, यानी कि 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के ये सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अभी हमने क्लास 6 शुरू किया है, तो क्लास 6 की जो चैप्टर फर्स्ट है इसका वो कवर हो चुका है। चैप्टर सेकंड को आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक जो शिकारी हुआ करते थे वो अपना भोजन संग्रह किया करते थे, फिर उसके बाद अपना भोजन वो खुद उगाने लग गए, अपना भोजन खुद वो तैयार करने लग गए। यहाँ तक वो कैसे पहुंचे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, तुषार की रेल यात्रा है। यहाँ पे बहुत छोटी चीजें, आप लोगों को हो सकता है लगेगा कि यार ये तो क्लास 6 की चीजें, बहुत छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें नहीं है। वो जो आपके कथन और कारण वाले स्टेटमेंट होते हैं वो सारे यहीं से बनते हैं। ओके, आइए, तो पढ़ना जरूरी है। जो लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं इसका मतलब वो बहुत अहम चीजें पढ़ रहे हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वो बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। बस यानी कि जो बस है वो तो कुछ दशक बाद आई है, कई जो है 10, 15, 20 साल बाद। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं आरंभिक मानव की। जो शुरुआती मानव था उसकी बात करते हैं। आरंभिक मानव जो है वो आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, इसके पीछे क्या रीजन था? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। अभी जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हुआ उसमें उपमहाद्वीप को कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक कौन होता है? आखेटक होता है शिकारी। खाद्य मतलब भोजन, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये लोग पहले अपना भोजन इकट्ठा किया करते थे, इस नाम से इनको जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि ये लोग भोजन शिकार करते थे, फिर उनको जो है कि संग्रह करके रखते थे कि अगर कल कोई शिकार नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे। तो इस बेस पे इनको आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। फल, मूल का मतलब जड़ें भी खाया करते थे ये। ओके, आखेटक खाद्य संग्रहालय। देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के उनके पीछे कई कारण थे। क्या कारण? पहला कारण तो ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। भाई, जहां ये लोग महीने, 2-4 महीने, 6 महीने रुक गए, वहीं पर क्या हो जाता था, आसपास के सारे फल फूल नष्ट हो जाते थे। ऑलमोस्ट उस एरिया के जानवर भी लोग खा डालते होंगे। तो अब अगर ये वहीं रहेंगे और फिर जानवर भी जान जाते हैं कि यहाँ लोग रहते हैं, मार देते हैं, तो वो भी नहीं आते हैं, फिर इन्हें अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी अपने भोजन के लिए। दूसरा कारण ये कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया
करते होंगे कि भाई जिसके जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसका शिकार करना है, वो अगर भाग रहा है तो ये भी उसके पीछे भागेंगे। और फिर धीरे धीरे इनकी अब जगह भी चेंज हो जाती थी कि चलो अरे ये तो भाई भागते भागते पता लगा ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां बहुत साफ स्वच्छ है ना जगह है, झरना है, नदी है, पानी है और खाने के लिए भोजन भी व्यवस्था है। भोजन का मतलब वहां पे फल फूल हैं, तो ये लोग सोच रहे थे कि अब यहीं पर स्टे करना चाहिए, यहीं पर रुकना चाहिए। दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। भाई जाहिर सी बात है ना, अपना हर फल का एक मौसम होता है, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जहां जो है मौसम इनके अनुकूल होता होगा वहां ये रहते होंगे। अगर आज यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो ये कुछ ऐसी जगह चले गए जहां सर्दी कुछ कम हो सकती है, या गर्मी कुछ कम हो सकती है, या बारिश कुछ कम हो सकती है। और फोर्थ रीज़न ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना पॉसिबल नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही डेफिनेटली यही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ ऐसी नदियां और झीलें हैं जिनका पानी कभी नहीं सूखता, और कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये 4 रीजन दिए हैं कि आखिर मनुष्य अपनी जगह छोड़ करके इधर उधर क्यों भटकता था। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जहां वो ज्यादा दिन तक रहते थे, अपना सारा जो फल फूल या जानवर हुआ करते थे आस पड़ोस के लोग खा डालते थे, तो दूसरी जगह इन्हें जाना पड़ता था। दूसरा रीजन ये है कि जिस जानवर का शिकार करना चाह रहे हैं, जिसको मारना चाह रहे हैं, उसके पीछे भागते भागते दूसरी जगह पहुंच गए, वहाँ चीज़ें इनके अनुकूल नहीं तो ये वहीं स्टे कर गए। तीसरा रीजन ये है मौसम के अकॉर्डिंग ये जगह चेंज कर लेते थे। चौथा रीजन ये है कि अगर जैसे जहां बसे वहां अगर पानी वगैरह सूख गया है तो दूसरे जगह जहां पानी की सही व्यवस्था है वहां चले गए। आप देखिए मेन बात यहां से शुरू होती है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती कैसे है। ठीक है, हम कैसे इनके बारे में जानकारी निकाल पाते हैं कि ये लोग कैसे थे, कौन थे, क्या करते थे। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत अहम चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं। यही एक रास्ता है जहाँ से आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, वो भी पेपर सेकेंड। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण, पुरातत्वविद कौन है? जो पुरानी वस्तुओं को खोजते हैं, ढूंढते हैं, उनका पता लगाते हैं। ठीक है, कल इसका जो है इसका यूज, इस शब्द ये कल आया था, उसको डिफाइन किया गया है फर्स्ट चैप्टर में। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। कुछ ऐसी चीजें इनको मिल गई हैं जो आखेटक खाद्य संग्राहक, जिनको अभी हम ऊपर समझ रहे थे, उनको ये चीजें मिली है। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, है ना। इनसे पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। आज भी कुछ ऐसे औजार हैं जिनको रखा गया है, बचा करके रखा गया है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने और पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। फल फूल काटना हो गया, हड्डियां काटनी हो गई, पहले के मनुष्य भाई हड्डी मांस भी तो खाते थे, उनको काटना हो गया, जानवरों की खाल उतारनी होती थी। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। मतलब पूरा हो सकता है पूरा वो लोहे का हो और उसके पीछे क्या कर दिया गया, जो है लकड़ी का हत्था लगा दिया गया। कुछ औजारों में लकड़ियां काटी जाती थी, कुछ औजारों से क्या होता था, लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये जो आप देख पा रहे हैं ये पुराने ज़माने के क्या हैं, उस समय के क्या हैं, ये औजार हैं। उस समय शुरुआत में इस तरीके के नुकीले औजार बनाए जाते थे, इन्हीं से कुछ काम पॉसिबल हो पाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं का मतलब ये दाहिना है, ये बायां है। ओके, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये क्या है, जो मनुष्य के खाने के योग्य जड़ें हुआ करती थी उनको इसके माध्यम से खोदा जाता था। और दाएं यानी कि ये वाला जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये क्या है, ये जानवरों की खाल है, इसको जोड़ करके सिल करके और मनुष्य अपने पहनने के लिए जो है पोशाक बनाता था। इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट कहता है रहने की जगह निर्धारित करना।
देखिए मानचित्र 2 को अभी हम देखेंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। कुछ लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक ये लोग रहा करते थे, ऐसे प्रमाण मिले हैं। कौन कौन चीजें हैं? ये है, ये जो रेड वाला साइन है, जैसे कुर्नूल गुफाएं हो गई, होसंगी हो गया, ठीक है। एंड सबसे फेमस आपका भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है ये हो गया। भीमबेटका से रिलेटेड कितने ही क्वेश्चंस, कोई एग्जाम ऐसा जाता होगा जो भीमबेटका से ना पूछा जाता हो। हर एग्जाम में भीमबेटका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये वो साइन है जहां पर इनके होने का प्रमाण मिला है, जैसे कुर्नूल गुफाएं हो गई, होसंगी हो गया, भीमबेटका हो गया, ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पे। तो इनके होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, ठीक है। मानचित्र में सिर्फ कुछ चीजें ही चिन्हित की गई हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी ये लोग पाए गए हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक। समझिए अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आपके इसमें दिया हुआ है पुरापाषाणिक स्थल जो है, ये इस प्रकार का जो साइन है ये पुरास्थल के अंतर्गत आते हैं। और ये जो इस तरीके का ब्लू साइन है ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। और ग्रीन ये जो सर्कल है ये महापाषाणिक पुरास्थल है। और ये जो इस तरीके का साइन है ये आरंभिक गांव थे और ये आधुनिक नगर हैं, ठीक है। अब आप इस मानचित्र के माध्यम से चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे मानचित्र देगा नहीं कि इसमें ढूंढो या बताओ, उससे मतलब नहीं है। अब देखिए आगे समझते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें, क्योंकि अच्छे पत्थर मिलेंगे, अच्छे औजार मिलेंगे। जब अच्छे औजार मिलेंगे तो हमारा काम आगे बढ़िया चलेगा, चाहे वो जो है फलों की चाहे वो जड़ें खोदने का हो, कपड़े सिलने का हो, या जानवरों को मारने का हो, ये सब चीज़ें अच्छी चल पाएंगी यदि हमें पत्थर बढ़िया मिल जाएगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है भीमबेटका की बात कर लेते हैं। जो भीमबेटका है ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कदराएं मिली हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भीमबेटका वर्तमान में कहाँ है? भीमबेटका वर्तमान में आधुनिक में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गुफाएं जो है और कंदराएं कहाँ मिली हैं? तो ये भीमबेटका में मिली है जो कि पुरास्थल है, ठीक है। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, ठीक है। इसीलिए वो इस प्रकार की कंदराओं गुफाओं में रहते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ये गुफाएं कहाँ हैं? नर्मदा घाटी के पास, ठीक है। ये जो गुफाएं हैं, कंदराएं, ये कहाँ हैं? ये नर्मदा घाटी के पास हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे शैल चित्रकला है, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताना है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हुए हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हुए चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो पहले के लोग थे उनको थोड़ी बहुत चित्रकारी भी आती थी और वो इस तरीके से जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ओके, अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आगे देखिए, यहाँ से पुरास्थल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए पुरास्थल होता क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जहां हमें औजार मिल गए, पुराने बर्तन मिल गए, पुराने का मतलब 4-6 महीने पुराने नहीं, उस समय पुराने ज़माने के बर्तन, इमारतें मिल गई, वो हमारे पुरास्थल हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ करके चले गए। ये जमीन के ऊपर भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं। कभी कभी तो समुद्र और नदी के तल में भी ये पाए जाते हैं, है ना। हो सकता है जहां लोग रहते हो वहां बाढ़ आ गई हो, पानी उनको बहा करके ले गया हो और वो जमीन में नीचे बैठ गए हो, ये भी रीजन हो सकता है। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अग्नि की खोज की बात कर लेते हैं यहाँ से। देखिए मानचित्र 2 में कुर्नूल गुफा ढूंढ लेंगे अभी। कुर्नूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुर्नूल गुफा में मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। भाई बहुत सारे काम होंगे जिसके लिए आग का प्रयोग किया गया होगा, जैसे कि जो है लाइट के लिए क्या हो, प्रकाश के लिए, रात में उजाला करने के लिए, मांस भूनने के लिए किया गया होगा,
और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी जो है आग का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझिए। नाम और तिथियां देखिए। चलिए, नाम और तिथियां, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, यहां से कुछ चीजें नोट कर लीजिए। आरंभिक काल को वे क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल। ये दो शब्दों, पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, यानी कि पुराना पत्थर, तो वहां से इसका नाम रख दिया पुरापाषाण से बना हुआ है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। नोट कीजिए, पुरापाषाण काल जो है यह 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। जो पुरापाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। मध्यपाषाण युग को क्या नाम दिया गया है, मेसोलिथ भी कहा जाता है। यहाँ से हमें एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस की जानकारी मिलती है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। जो मध्यपाषाण काल है इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इतनी बात क्लियर होती है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। जो पाषाण औजार थे, जो पत्थर के औजार थे, बहुत छोटे हुआ करते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। अक्सर इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की जो शुरुआत है वह 10,000 साल पहले से होती है, इसे हम नवपाषाण युग कहते हैं। ठीक है, नवपाषाण का क्या मतलब होगा देखिएगा। अब यहाँ पे चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बदलती जलवायु को समझते हैं। तो पॉइंट है हमारा बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। 12,000 साल पहले का समय क्या है, मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग जो है ये 12,000 साल पहले का है, जिसको इंग्लिश में मेसोलिथ कहा गया है। अभी हमने पीछे पढ़ा, मेसोलिथ कहा गया है। ठीक है, एक बार नज़र डालते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए मेसोलिथ लिखा है। जिस काल से हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे क्या कहा गया है, जस्ट मोमेंट प्लीज। देखिए, मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहा गया है, जहां से हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं और ये 12,000 साल पहले से जो है यह समय माना जाता है। चलिए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बड़े बदलाव देखने को मिले और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रह सकते हैं। भाई गर्मी बढ़ी है ना, मैदान बढ़े और फिर जब जानवरों के लिए सही ये चीज़ें भी थी जो घास खाने वाले थे, तो जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, है ना, कि यदि इस जानवर को हम पाल लेंगे तो हमारी यह आवश्यकता पूरी हो जाएगी। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई इसको समझिए। इस दौरान उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे धीरे धीरे।
शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया गया होगा। देखिए, पहले जो गेहूं, जौ, धान था, यह प्राकृतिक रूप से उगने लगा था। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक रूप से। इसको पहले ऐसा नहीं कि शुरुआत में मानव ने इसको उपजाना शुरू किया, ये पहले प्राकृतिक रूप से ही उगने लगे। और फिर जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इस अनाज को बटोरना शुरू कर दिया होगा, है ना, कि इससे यार इसे तो हम खा सकते हैं। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे किसान बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख करके जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। ठीक है, कि भाई अगर हम अपने घर के आसपास चारा रखेंगे, है ना, तो जानवर उसको खाने के लिए आएंगे, हम उसको पकड़ेंगे और पालतू बना लेंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज ही था, है ना। कुल मिलाकर के याद रखिए कि कुत्ता ही था, और कुत्ता ही लिखा भी जाता है कि सबसे पहले इंसान, मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया, लेकिन वो कुत्ते का ही एक जंगली पूर्वज हुआ करता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ये ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे कि भाई जो दूसरे जंगली जानवर हैं वो इन पर आक्रमण ना करें, ये हमारे लिए बचे रहें। और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, यानी कि पशु को पालना शुरू कर दिया तो वो पशुपालक बन गए, खेती करना शुरू कर दिया वो किसान बन गए। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे घरेलूकरण की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझते हैं। घरेलूकरण की प्रक्रिया को समझिए। देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम किसके दिया गया है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें, उनको हम फिर से उगा सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, यानी कि हिंसा नहीं करते हैं, मारते नहीं हैं। इसलिए हम मारते नहीं, खाते नहीं। हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे अलग होते चले गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत, सींग छोटे होते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत, सींग अक्सर देखा गया बड़े होते हैं, लेकिन जो हमारे घरेलू जो जानवर होते हैं उनके दांत, सींग छोटे होते हैं, वो हिंसक होते हैं, अहिंसक। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट कहता है कि इन दांतों को देखिए, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है, कौन सा पालतू सूअर का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो दांत छोटा है वह पालतू सूअर का होगा, जो बड़ा है वह जंगली सूअर का होगा। ठीक है, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से हमें मिल पाता है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, सबसे पहले जो फसलें उगाई गई थी गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। कुत्ता पहला है, उसके बाद भेड़ और बकरी आते हैं। अब यहाँ से पॉइंट शुरू होता है एक नवीन जीवन शैली की। समझिए, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगेगा। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना भी पड़ा होगा। अब वो बार बार जगह नहीं चेंज कर सकते क्योंकि उसने कोई पौधा लगाया है, उसमें फसल उगेगी, जैसे उसने गेहूं बोया है या जौ बोया है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना जैसे बहुत से काम इसमें शामिल हो गए होंगे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता होगा, है ना। अनाज को भोजन और बीज
दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में क्या हुआ, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। गांव में आज भी जो है इस तरीके के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं बड़े बड़े, वो मिल जाएंगे। ओके, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे? जानवर बच्चे देते हैं। भाई जो जानवर हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। कैसे? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी कि पशु पालना क्या है? भोजन, यानी कि भोजन का भंडारण है। अगर पशु है तो वो दूध भी देगा, यानी कि हमारा भोजन तैयार है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और भी चीजें मिलती हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 को देखिए। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। हमें देखना क्या है? यहाँ पे नीले वर्ग देखने हैं। देखिए पेज नंबर 12 पे देखिए, नीले वर्ग आपको देखने हैं जहाँ से ये सब चीज़ें मिली हैं। वो क्या है? वो ये है। जैसे यहाँ पे बुर्जहोम हो गया, मेहरगढ़ है, कोल्डीवड़ा है, महगड़ा है, चिरांद है। ठीक है, ये नीले वर्ग है। दाउजली हेडिंग है। ये सब वो चीज़ें हैं, वो यही वो जगह हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें क्या है कि पशुपालकों के होने के साक्ष्य इन्हीं जगहों से मिले हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां हुआ करती थी। यहाँ ये पशुपालक रहते थे। ठीक है, बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। जो अनाज था वो जल गया था, उसके कुछ अवशेष बचे हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर के जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि यह हड्डी है वह किस जानवर की है। अब जो है यहाँ से मानव पहुंचा है स्थायी जीवन की ओर। कैसे पहुंचा है देखिएगा। अब यहाँ से चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो फिर आगे जब पढ़ेंगे तो वो वहाँ हमें चीज़ें मिस हो जाएंगी, इसलिए हम छोड़ कुछ नहीं सकते। यहाँ से मानव पहुँचा है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम। अभी हमने पीछे देखा मैप में, वर्तमान कश्मीर में है। बुर्जहोम कहाँ है? प्रेजेंट टाइम कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता है। और ये गर्तवास क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। गर्तवास से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। इसीलिए तो ऐसा वो करते होंगे, नीचे जमीन के नीचे जाकर के रहते होंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ आराम मिलता होगा। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के हिसाब से घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। गर्मी पड़ रही है, बाहर पका लो। ठंड बहुत है, बारिश हो रही है, अंदर पका लो। यही तो होता होगा। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से अलग हैं, है ना। जो पुरापाषाण युग के जो पत्थर हुआ करते थे ये उनसे डिफरेंट हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पहना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इसका मतलब है कि ये काफी जागरूक हो गए होंगे। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त
अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे ओखली और मूसल आज भी गांव में मिल जाएगा आपको, है ना। गांव में ओखली मूसल हालांकि बहुत कम है लेकिन मिल जाएगा गांव में, ओके। पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। शहर के लोग नहीं जानते होंगे, गांव के लोग जानते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं नवपाषाण युग के कुछ उपकरण यहाँ पे नीचे पिक्चर दी गई है, ओके। इस तरीके के औजार होते थे। चलिए अब हम धीरे धीरे क्लास में बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। देखिएगा, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब अलंकरण बना है अलंकार से, ठीक है। अलंकार का मतलब होता है सुशोभित करना, शोभित करना। तो इन अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि इन बर्तनों को थोड़ा डेकोरेट कर दिया जाता था, सजा दिया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही हो गए होंगे? ऐसा नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था, है ना। भाई देश के किसी कोने में लोग जो है कि केवल शिकार करके भोजन कर रहे हैं, कहीं पता लगा कोई फसल उगाने लग गए। जब तक वो वहां तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि पहले ये इंटरनेट तो था नहीं कि बता दिया हमारे ये फसल हो रही है। जब तक वह उस जगह के लोग दूसरी जगह नहीं पहुंचेंगे, उनके प्रोसेस को नहीं जानेंगे, तब तक वो कैसे सीख पाए होंगे, ठीक है। धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की बात है। यह मेहरगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हमें यहाँ मेहरगढ़ ढूंढना है, भी ढूंढ लेंगे। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ जो है यह बोलन दर्रे के पास है। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी देखने को मिली हैं। उनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियां भी देखने को मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर घर हैं या फिर आयताकार घर भी हैं। यहाँ पे मेहरगढ़ एक पिक्चर जो दी गई है, यह मेहरगढ़ के घर का ही एक चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, 1 2 3 4, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, कुछ रहने सोने खाने के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिया जाता था। जो मर गया है उसके साथ कुछ सामान रख दो, ऊपर जाके खाएगा। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए ही रखा गया होगा कि भैया ऊपर खा लेगा, है ना, और किस उद्देश्य से रखा गया होगा। अब यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे बढ़िए, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते चलिए, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। देखिए, इनको नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मध्य पाषाण युग का समय जो है वो 12,000 से 10,000 साल पहले तक का है। बसने की जो प्रक्रिया है, इसका आरंभ जो है वह लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले शुरू हुआ। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले शुरू हुआ। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले शुरू हुआ। तो प्यारे दोस्तों, एनसीईआरटी देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी का आप वो देख पा रहे हैं वाटरमार्क। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट पे किताबें हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से समझेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो क्लास 6 है, क्लास 6 की जो हिस्ट्री है, इसके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ज्योग्राफी जो है इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर आपको अभी जल्दी ही मिलेगा। ओके, हम टाइमिंग धीरे धीरे सेट कर देंगे आपकी।